बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में आप योगदान देंगे। योगदान देने के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और प्रधान शिक्षक के रूप में आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर देखें तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण पंजिका है, उनका कैसे आपको मेंटेनेंस करना है, किस तरह से आपको प्रभार लेते टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने चाहिए वहाँ विद्यालय में आपको रिसीव करना है, फिर रिसीव करके कैसे आप रिपोर्ट करेंगे, इन सारे टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे, पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। आइए शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको योगदान के टाइम पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को देखना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट रजिस्टर को देखना है, जो कि वहाँ पे विद्यालय में होता है और होना ही चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात आती है रोकड़ पंजी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में आपके विद्यालय के आय और व्यय का लेखा जोखा रहता है। ठीक है, तो रोकड़ पंजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और चूंकि आप सभी पहले से विद्यालय में कार्य कर चुके हैं, तो आपके पास पहले से अनुभव है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर इन चीज़ों को बताता चलता हूँ, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है, कौन कौन सा रजिस्टर वहाँ पे होना ज़रूरी है, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात रोकड़ पंजी को लेकर के करेंगे। ये विद्यालय विकास और मरम्मति मद का एक होता है, और दूसरा रोकड़ पंजी होता है आपका मध्याह्न भोजन योजना का। ठीक है, तो विद्यालय विकास मद VSS का एक रोकड़ पंजी होगा और MDM का दूसरा रोकड़ पंजी होगा। दोनों रोकड़ पंजी में आय और व्यय का लेखा जोखा रहता है और दोनों अपडेटेड होने चाहिए। जैसे कि आपके पास जो रोकड़ पंजी विद्यालय विकास मद का होगा, उसमें 24-25 का लेखा जोखा पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 24-25 का पैसा जो आया था वो व्यय भी हो चुका है, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो 24-25 का पूरा मेंटेनेंस रहना चाहिए। अब आपके पास आएगा 25-26 का जो आगामी राशि है वो आएगी आपके पास, तो आप उसका मेंटेनेंस आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास 24-25 तक का जो रिकॉर्ड है वो इसमें अपडेटेड रहना चाहिए। और आप चेक कर लेंगे कि इसमें जो पैसा खर्च हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में जो है वो 25,000 रुपये दिया जाता है विद्यालय विकास मद में। तो इन 25,000 रुपये का जो खर्च हुआ है, उसके साथ में वाउचर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ठीक है, PPA लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो सारा कुछ आप देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा जो रोकड़ पंजी है वो आपका MDM योजना का है। तो MDM योजना में भी आपका 24-25 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और अभी जो सत्र चल रहा है इसमें भी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी राशि आती है वो तुरंत चली भी जाती है, क्योंकि अभी सब PFMS के माध्यम से हो रहा है। तो PFMS के माध्यम से सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन एंट्री आपको रोकड़ पंजी में करनी होती है। ठीक है, और उसमें भी जैसे कि मध्याह्न भोजन का जो खाद्यान्न आता है, चावल आता है, तो बोरे की जो बिक्री होती है और फिर उसकी एंट्री करानी होती है, रोकड़ पंजी के माध्यम से ही वो एंट्री दर्शाई जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। MDM को भी अपडेटेड रहना चाहिए। थर्ड है PPA यानी कि प्रिंट पेमेंट एडवाइस। हर मंथ आपका PPA जनरेट होता है MDM योजना का, तो एक रजिस्टर इसका बना होना चाहिए PPA का, जिसमें मंथ वाइज सारा PPA कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, विद रिसीविंग। ठीक है, बैंक में जो सबमिट करते हैं तो बैंक वाले रिसीविंग देते हैं, जिस पे आपका प्रधान प्रधान शिक्षक का साइन होता है, साथ ही विद्यालय के सचिव का साइन होता है, जो आपके VSS कमेटी के सचिव होते हैं। तो उन दोनों का साइन के साथ बैंक की रिसीविंग होनी चाहिए, उसके ऊपर मुहर लगा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आपको देखना है कि ये रजिस्टर बना होना चाहिए। उसके बाद है PPA रजिस्टर विद्यालय विकास मद का। जैसा कि मैंने कहा कि रोकड़ पंजी आप विद्यालय विकास मद का चेक करेंगे तो उसके साथ PPA भी रहना चाहिए। पांचवा है मध्याह्न भोजन पंजिका। ठीक है, जिसपे आपका पर डे जो है वो MDM का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कितने बच्चे नामांकित हैं, कौन कौन से क्लास में 1 to 5 में, फिर 1 to 5 में कितने बच्चे उपस्थित हुए,
और उन बच्चों को कितना खाद्यान्न दिया गया, तो ये रिकॉर्ड अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस डेट को मान लीजिए कि आप 25 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं स्कूल, तो 25 तारीख नहीं तो 24 तारीख तक का उसमें एंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे वीएसएस का पासबुक और एमडीएम का पासबुक, ये दोनों पासबुक भी विद्यालय में अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद है शिक्षक उपस्थिति पंजी, जो कि एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। शिक्षक उपस्थिति पंजी तो रहना ही है। इसके बाद वर्गवार छात्र उपस्थिति पंजी रखेंगे। बाल पंजी देख लेंगे, बाल पंजी पुराना वाला होगा, नया वाला पता नहीं आया या नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं है इसका, लेकिन पहले बाल पंजी था, तो वो बाल पंजी एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, उसको संभाल के रखना जरूरी होता है स्कूल के अंदर, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। ई शिक्षा कोष का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आपको ले लेना है, और जितने भी अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट है जैसे PFMS पोर्टल है, आपका मेधा सॉफ्ट है जहाँ पे बच्चों की एंट्री होती है, तो उसका आपको आईडी पासवर्ड रखना है ताकि आप अपने अनुसार से काम कर सके। और एक बार जब आप आईडी पासवर्ड पुराने वाले प्रधान शिक्षक से ले लेंगे तो आपको इस पासवर्ड को अपडेट करना है। ये सिक्योरिटी के रीजन से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ठीक है, तो आपको अपना पासवर्ड लेने के तुरंत बाद चेंज करके अपने पास अपडेट करके सेव रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास विद्यालय का ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर पहले से बना हुआ है तो ठीक है, आप वहां से मांग लीजिए। अगर नहीं बना हुआ तो आप खुद से विद्यालय के नाम से बनाइएगा, खुद के नाम से नहीं बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यालय स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर में जो भी भंडार पंजी जिसको बोलते हैं, जो भी भंडार में अवेलेबल है सामान, जैसे कि विद्यालय में जो एमडीएम योजना संचालित होती है तो उसमें कौन कौन से बर्तन आए होते हैं, अलग अलग तरीके के बर्तन आते हैं तो उनकी एंट्री होती है। इसके साथ ही विद्यालय में जो इक्विपमेंट अगर कुछ लगा हुआ है तो उसकी एंट्री होगी। ठीक है, वैसे प्राइमरी स्कूल में बहुत ज़्यादा स्टॉक में चीज़ें नहीं होती हैं, जो खेल का सामान होता है उसकी एंट्री कराई जाती है, फिर आपका जो TLM मिलता है उसकी एंट्री कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विद्यालय स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए और उनमें जो चीज़ें जो भी अवेलेबल है उसकी एंट्री होनी चाहिए। इसके बाद है मध्याह्न भोजन चखना पंजी, तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने भी साइन किया होगा MDM चखना पंजी पे, वो रखना है। अंडा एवं फल पंजी, ये MDM के साथ ही इसका भी संचालन होता है ना। हर डे इसका अंडा और फल का सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के दिन, है ना, शुक्रवार वाला जो भी डेट है वो उसके अंदर इसकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, और आप देख लेंगे अपडेटेड रहना चाहिए। जैसे कि आप जिस तिथि को योगदान करें उससे पिछले वाले शुक्रवार तक का आप देखेंगे कि अंडा और फल जो भी दिया गया बच्चों को उसकी एंट्री हुई है या फिर नहीं हुई। इसके बाद विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक पंजी आप रखेंगे, देखेंगे। ठीक है, आपको रखना भी, आगे मेंटेन भी करना है। इसके बाद शिक्षक अभिभावक बैठक पंजी। इसके बाद छात्रों का DBT रिकॉर्ड, छात्रों का DBT होता है तो जो एंट्री कराई जाती है PFMS पोर्टल पे। ठीक है, मेधा सॉफ्ट पे जो एंट्री कराई जाती है बच्चों की DBT के लिए, तो उसके बाद जो बच्चों का डाटा निकलता है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, छात्रों के परीक्षा फल का रजिस्टर। इसके बाद विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का पदस्थापना रिकॉर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय के अंदर जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर आता है, जैसे कि आप भी जाइएगा स्कूल में योगदान करने के लिए तो अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर लेके जाइएगा, तो वो फोल्डर स्कूल में जमा रहता है। ठीक है, तो पहले जो भी शिक्षक महोदय वहाँ पे योगदान किए हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, वो सेफ करके रखना है। और आपके पास अब योगदान करने के उपरांत पदभार आपके हाथ में है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एकदम संभाल के रखना, जो BBI की कैटेगरी में आता है उसको एकदम संभाल के रखना है, बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं बरतनी है। इसके बाद है विद्यालय का UDAS रिकॉर्ड। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर साल UDAS रिपोर्ट भरा जाता है स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जानकारी उसमें रहती है। स्कूल के अंदर जो भी शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना विवरणी पूरी रहती है, उनका पूरा डिटेल्स उसमें रहता है UDAS में। विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं उनका पूरा डिटेल रहता है, वर्गवार, श्रेणीवार, कोटिवार। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर पहले से आपके पास रहेगा ये UDAS पुराना वाला अगर मिल जाएगा, तो जब नई एंट्री होगी, जैसे ही आप योगदान करेंगे उसके 1-2 महीने बाद इसकी एंट्री शुरू हो जाएगी,
तो ये आपके पास अगर पुराना वाला रहेगा तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद विद्यालय से जुड़े वेंडरों का रिकॉर्ड होगा, जो भी मध्याह्न भोजन के वेंडर हैं उनका रिकॉर्ड होगा, वो आप रख लेंगे, मांग लेंगे, ठीक है, ताकि आपको अपने अनुसार एमडीएम संचालन करने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद छात्र का नामांकन पंजी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, वीवीआई की श्रेणी में इसको रखिएगा। और ये छात्र नामांकन पंजी पिछले कम से कम 5 वर्ष का तो होना ही चाहिए। वैसे अभी तक जितने भी रजिस्टर ओपन होते हैं वो विद्यालय के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आप देख लीजिएगा 5 साल तक का जरूर से जरूर रहे, ठीक है। इसके बाद विद्यालय में कार्यरत रसोइयों का रिकॉर्ड देख लेंगे। फिर विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का रिकॉर्ड देख लेंगे, जिसमें जो विद्यालय शिक्षा समिति का चुनाव होता है, बीएसएस का चुनाव होता है, तो उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनका नाम, उनके मोबाइल नंबर, ये सब रिकॉर्ड दर्ज रहते हैं, ताकि जब भी आप आगामी बैठक बुलाएं तो आप सभी सदस्यों को सूचित कर सकें, ठीक है। फिर है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत पंजी। तो टीसी इश्यू रजिस्टर जो होता है, तो टीसी इश्यू रजिस्टर आपके पास होना चाहिए पिछले कम से कम 5 साल का, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। कोई भी बच्चा अगर आपके विद्यालय से टीसी लेकर के जा रहा है तो आपको देखना है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि जो आपका छात्र नामांकन पंजी एडमिशन रजिस्टर है, तो उस पर जो बच्चे टीसी लेकर के चले गए हैं तो उनके नाम के कॉलम के आगे टीसी इश्यूड लिखा होना चाहिए, टीसी नंबर और डेट के साथ, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप देख लेंगे। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपने पदभार ग्रहण कर लिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, उसकी सूची आपने बना ली। अब आपको करना क्या है कि इसका रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। कैसे रिपोर्टिंग करेंगे उसका एक फॉर्मेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हूबहू यही फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। आप अन्य लोगों से सलाह लेकर के भी इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं अगर करना चाहें। मेरा काम है बस एक गाइडेंस देना, एक फॉर्मेट का प्रारूप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय स्थापना के नाम से आप लिखेंगे, जिला का नाम दे देंगे और विषय देंगे, आपने जिस विद्यालय में योगदान किया है उस विद्यालय का नाम लिख करके कि अमुक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर प्रभार ग्रहण करने के उपरांत सूचना समर्पित करने के संबंध में। अब इसमें लिखेंगे कि वहाँ से निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि मैंने अमुक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान के उपरांत आज दिनांक डैश को विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यगण एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के समक्ष पदभार ग्रहण किया। कोशिश करिएगा कि जो विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य हैं, बीएसएस के सदस्य हैं, कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं, आप उनको बुलवा लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। उनके सामने पदभार ग्रहण करिए कि आप दिखा दीजिए कि ये सारा डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, और आप नहीं हो तो उनके साइन भी करवा लीजिए तो और ज़्यादा बेटर होगा। पदभार ग्रहण करने के समय विद्यालय के निवर्तमान प्रभारी प्रधान शिक्षक श्री या श्रीमती जो भी होंगे उनका नाम देते हुए के द्वारा मैंने जो दस्तावेज प्राप्त किए हैं उसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न करके मैं भवदीय कार्यालय में सूचनार्थ समर्पित कर रहा हूं। और सूची आप बना देंगे और उस पर निवर्तमान प्रभारी प्रधान शिक्षक का मंतव्य एवं हस्ताक्षर ले लेंगे। उनका मंतव्य यही रहेगा कि मैंने विद्यालय के उपरोक्त सूची में संलग्न सभी पंजिकाओं को प्रधान शिक्षक नवनियुक्त प्रधान शिक्षक महोदय या महोदया को समर्पित कर रहा हूं, और मेरी जानकारी में ये सारे दस्तावेज अद्यतन एवं सही हैं। और इसके बाद आप अपना विश्वास भाजन लिख करके साइन कीजिए, पूरा नाम लिखिए, डेट के साथ आप जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय स्थापना को ये पत्र दीजिएगा। और इसकी एक प्रतिलिपि आपको बीआरसी में देनी है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के नाम से। तो एक आप अपने पास रखिएगा, विद्यालय के अंदर रखिएगा, ठीक है। दूसरा एक मेन कॉपी जो है वो आपके स्थापना कार्यालय में चला जाएगा। इसकी प्रतिलिपि एक चली जाएगी कहाँ, बीआरसी में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पत्र लिख करके इस तरह से फॉर्मेट बना करके
जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिला है उसकी सूची लिख करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो जो निवर्तमान प्रभारी प्रधान शिक्षक महोदय होंगे, आपको उनको एनओसी भी देना होता है। ठीक है, वो आपके द्वारा आपने उनके द्वारा जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वो लिखवा करके ले लेंगे कि मैंने इस तिथि को नवनियुक्त प्रधान शिक्षक महोदय को विद्यालय के संपूर्ण कागजातों को सुपुर्द कर दिया है, समर्पित कर दिया है। मेरे पास अब विद्यालय का किसी तरह का बकाया शेष नहीं है, और आपको उनको एनओसी देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निकल चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और कहीं भी त्रुटि ना हो, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करते हैं कि प्रधान शिक्षक के रूप में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे तो भी आपके सामने चुनौतियां थी। अब आप प्रधान शिक्षक बने हैं तो आपके सामने चुनौतियां थोड़ी और बढ़ेंगी, और चुनौतियों को टैकल करने के लिए आपके पास थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आपके पास जो भी चैलेंजेज आएंगे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कार्य प्रणाली की। अब कार्य प्रणाली को आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रशासनिक, ठीक है, और दूसरा अकादमिक। दो भाग में आप रखिए। ठीक है, और प्रशासनिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो प्रशासनिक के अंतर्गत ध्यान रखना है रिकॉर्ड मेंटेनेंस का। जितने अच्छे तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन रखिएगा अपने स्कूल का, आपको उतने ही कम चैलेंजेस फेस करने होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड आपसे हमेशा मांगा जाएगा, और रिकॉर्ड अपडेट रखिएगा, कहीं परेशानी में नहीं पड़िएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपके विद्यालय में नामांकित बच्चों का रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो एमडीएम का प्रपत्र क आता है उसके पीछे सारा फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां, और कोटिवार। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ठीक है, और माइनॉरिटी, ये सारा कॉलम रहता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल करके रखिए। ठीक है, तो जितने भी तरह के बच्चे हैं, जितने कैटेगरी के बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, माइनॉरिटी बच्चे हैं, एससी एसटी के बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं, जनरल बच्चे हैं, सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। सेकंड थिंग है कि विद्यालय से संबंधित जो यूडाइस में जानकारी मांगी जाती है वो सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। विद्यालय की भूमि, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय के कमरे, विद्यालय की जो भी स्थितियां हैं उसके बारे में आपके पास सारा डेटा होना चाहिए। थर्ड है आपके विद्यालय के शिक्षकों का डेटा आपके पास होना चाहिए। आपके विद्यालय में कार्यरत कितने शिक्षक हैं और उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने कब योगदान दिया, उनकी नियुक्ति तिथि कब है, योगदान तिथि कब है, वो सारा डेटा आपसे बार बार मांगा जाता है। अनुपस्थिति विवरणी में भरा जाता है, पदस्थापना विवरणी पहले से विद्यालय में होती है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा ये सारा डाटा कलेक्ट करने में, बनाने में। ठीक है, और चूँकि आप जुलाई के महीने में वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके पास जो विद्यालय के नामांकित बच्चों का आंकड़ा है वो भी आपको बना बनाया मिल जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि कुछ चेंजेस करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कहीं कोई अगर त्रुटि है तो उसको सही करके रखना है। ठीक है, आप इसको सॉफ्ट कॉपी में भी बना के रख सकते हैं, या फिर आप एक डायरी रखिए, डायरी में आप मेंटेनेंस करके रखिए। और चूंकि आपको बैठक में बार बार बुलाया जाएगा, महीने में 2-3 बार बुलाया जाता है, तो आपको डायरी साथ में रखनी है और पर्सनल डायरी रखिए आप। ठीक है, जब भी आप प्रधान शिक्षक के पद पर आ गए तो आपको एक पर्सनल डायरी रखनी चाहिए और उस डायरी में सारा डेटा कलेक्ट करके रखिए। और अगर आप कंप्यूटर पे काम करने में सक्षम हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी भी रखिए, सॉफ्ट कॉपी बना करके मोबाइल में भी फोल्डर बना करके रख लीजिए, तो दोनों तरीके से आपको बेनिफिट होगा। तो प्रशासनिक के अंतर्गत सारा रिकॉर्ड आपको रखना है, क्या क्या चीज़ का, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बच्चों के नामांकन स्थिति का, शिक्षकों की पदस्थापना विवरणी का, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है एमडीएम योजना का। एमडीएम योजना का सारा डिटेल्स आपसे बार बार मांगा जाता है, विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने उपस्थित हुए, कितनों ने खाना खाया,
ठीक है, सोमवार ये सॉरी सोमवार कहते हैं, शुक्रवार के दिन फल और अंडा देना है, उसका हिसाब किताब करना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल्स आपसे मांगा जाता है बार बार। तो ये सारे डिटेल्स आपको एकदम अपडेट रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि आपने जो पंजिका पिछले प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय से, प्रधान शिक्षक महोदय से जो आपने लिया है, तो उनसे लेने के उपरांत आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले 5 वर्षों तक का डेटा होना चाहिए, रोकड़ पंजी वगैरह होना चाहिए। क्योंकि ऑडिट जब होता है ना, तो ऑडिट में कम से कम 3 साल का तो लेता ही है डेटा, ठीक है। तो 3 साल का डेटा कम से कम आपसे मांग लेगा। तो ऑडिट के टाइम पे आपके पास अगर डेटा नहीं होगा तो आप फंस जाइएगा, कहाँ से ये डेटा इकट्ठा करें, कहाँ से ये वो करें, ठीक है। तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा। तो इसलिए अभी योगदान लेते समय ही आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और आने वाले टाइम पे कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा उसका भी ध्यान रखना है। तो ऑडिट का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ऑडिट के टाइम पे एक तरह से जितना भी आय व्यय का विवरण होता है, चाहे वो विकास मद में हो, चाहे वो मध्याह्न योजना के मद में हो, आपसे सारा डेटा कलेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। आपको पासबुक को भी वहाँ पे दिखाना होता है, पासबुक में कितनी राशि है, ठीक है, किस तरह से आपने उसका यूज किया है, या फिर पासबुक में ये राशि पड़ी हुई है, वो सारा डिटेल्स आपसे लिया जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में आते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। अब सेकंड थिंग है एकेडमिक। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके अंतर्गत शिक्षक महोदय हैं, आपको उनसे सामंजस्य बना करके रखना है, समन्वय बना करके रखना है, और सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करवाना है। आपको देखना है कि जो भी पाठ टीका का डेटा मांगा जाता है, जो भी विजिट के लिए आते हैं आपके यहाँ कोई भी अधिकारी पदाधिकारी महोदय, तो आपसे क्या क्या देखते हैं, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। शिक्षकों से पाठ टीका मांगा जाता है, तो पाठ टीका वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इस पर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाइएगा तो आपकी बेइज्जती होगी, आपको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होगा। तो हम अपने ऊपर चीज़ों को क्यों लें। सेकंड थिंग है विद्यालय के शिक्षकों के साथ समन्वय, ठीक है। विद्यालय के शिक्षकों के साथ समन्वय बना करके रखना ही होगा। अगर आप प्रशासनिक रूप से और अकादमिक रूप से, दोनों रूप से स्ट्रांग होना चाहते हैं, अपने विद्यालय को एक अच्छा पहचान देना चाहते हैं, तो अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको विद्यालय के शिक्षकों के साथ समन्वय बना करके रहना होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि उनका कुछ पर्सनल मैटर है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा लिबरल रहना होगा, ठीक है। लेकिन जब बात एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आती है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट भी रहना होगा, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि आपके विद्यालय का एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरा हुआ है, बच्चों को टेबल नहीं आ रहा है, बच्चों को ABCD नहीं आ रहा है, तो आपके विद्यालय के टीचर कर क्या रहे हैं, आपको वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाना है। लेकिन जब शिक्षकों का पर्सनल मैटर कुछ आता है, जहाँ पे उनको आपसे कुछ राहत की उम्मीद है, तो वहाँ पे आपको लिबरल होना है। तभी आप अपने शिक्षकों के हृदय में सम्मान बना पाइएगा, और कहा भी जाता है कि सम्मान दीजिएगा तभी सम्मान पाइएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे आप लोग अनुभवी हो चुके हैं, तो ये और एक टीचर के रूप में रहे हैं, तो आप जब एक टीचर के रूप में थे, तो आपको अपने प्रधान से क्या क्या आशाएं रहती थी, तो वैसा ही सोचना है, ठीक है। थर्ड है मध्याह्न भोजन का संचालन। तो मध्याह्न भोजन का संचालन आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने काम किया हुआ है। तो मध्याह्न भोजन का संचालन एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता ही है। इसके लिए आपको सब्जी का व्यवस्था करना होगा, ठीक है। हर शुक्रवार को फल या फिर अंडा का व्यवस्था करना होगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए जो वेंडर है, तो वो वेंडर आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देखिएगा कि जो पहले से संचालन चल रहा है, क्या वो सही संचालन था, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। अगर आपको उसमें त्रुटि लग रही तो आप उसमें चेंज कीजिए, ठीक है। फोर्थ है समुदाय के साथ समन्वय। समुदाय में आपका VSS आ जाता है, और आसपास के जो अभिभावक महोदय होते हैं वो आ जाते हैं। तो उनके साथ आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आप पहले से अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, आपको पता है कि कैसे इन लोगों के साथ डील करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत होगी। आप आराम से समुदाय के साथ डील कर सकते हैं, कैसे अभिभावकों के साथ बात करनी है, कैसे उनके साथ समन्वय बैठाना है, ये सब आप लोगों को पता। अब इसके बाद देखेंगे कि आपके घर से दूरी भी आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। अगर आपका विद्यालय आवंटन बहुत दूर मिल गया हो, तो आपको ऐसी स्थिति में शिफ्ट होने में थोड़ी परेशानी होगी।
क्योंकि आपको विद्यालय के पास शिफ्ट होना पड़ जाएगा, या फिर अगर आप विद्यालय अपने घर से डेली आना जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी और समय के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अब ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बन रहा है। तो वैसी स्थिति में ये एक चुनौती भरा कार्य है। तो आप इसको देखिए, आप किस तरह से आपको मैनेज करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपका टोटल पर्सनल मैटर है, लेकिन एक चुनौती के रूप में आपके सामने आएगा। अगर आपका विद्यालय दूर मिला है तो, नज़दीक मिल गया तो कोई बात ही नहीं है। छठा है पदाधिकारियों के साथ समन्वय। तो पदाधिकारियों के साथ समन्वय धीरे धीरे आपका बन जाएगा, जैसे जैसे आपकी कार्यशैली लोग देखेंगे, ठीक है, आपकी कार्यशैली अच्छी रहेगी तो आपका समन्वय अच्छा बनेगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको बेहतर कार्यशैली के साथ सबके साथ व्यवहार करना है, प्रैक्टिकल रहना है और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं होने देना है, कहीं भी सिंपल रखिए चीज़ों को और लाइफ को एंजॉय करिए। आप अपने जो वर्क है, अपने जॉब को एंजॉय कीजिए, तो आपका जॉब आसानी से कट जाएगा और आप एक कुछ अचीवमेंट भी हासिल कर सकेंगे अपने लाइफ में। तो प्रधान शिक्षक एक नई चुनौती आपके सामने लेकर के आया है। आपको इन सभी चुनौतियों को पार करना है और निश्चित रूप से आप पार कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले के अनुभव में आप लोगों ने देखा हुआ है, इस तरह की कई चुनौतियों को आपने सफलतापूर्वक पार किया है, टैकल किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मैं उसके ऊपर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।